शिखर और रिद्धि रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जब राजेश वहां दो गुंडों के साथ पहुंच जाता है। शिखर उन्हें देख लेता है पर रिद्धि से कुछ नहीं कहता। शिखर कहीं न कहीं लड़ाई से बचना चाहता था, वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। राजेश और उसके गुंडे शिखर और रिद्धि के पास पहुंच जाते हैं। रिद्धि राजेश के चेहरे के हाव भाव से जान लेती है कि वो शिखर को नुकसान पहुंचाने आए हैं। वो तेजी से उठकर राजेश को रोकने की कोशिश करती है। राजेश, ये सब क्या है? तुम कर क्या रहे हो? मैं शिखर के बच्चे को सबक सिखाना चाहता हूं। राजेश ने अपना गुस्सा दिखाते हुए जोर से चिल्लाकर बोला। राजेश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो मेरा दोस्त है। रिद्धि की आंखों में मायूसी छाने लगी। ये कौन सा बददिमाग दोस्त है? इसकी हरकतों से साफ पता चल रहा है कि ये तुम्हें सिर्फ बिस्तर पे ले जाना चाहता है। राजेश ने अपना गला फाड़ते हुए ये बात कही और उसके बाद अपने पीछे खड़े दो गुंडों को आदेश दिया। इसकी अकल ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है और इसकी अकल बिना हड्डियां तोड़े ठिकाने नहीं आने वाली। इसको ऐसा सबक सिखाओ जो इसको जिंदगी भर याद रहे। ठीक है। दोनों गुंडे राजेश का ऑर्डर सुनते ही शिखर की ओर बढ़े। यह देखकर कि गुंडे अब शिखर को मारने के लिए आगे बढ़ चुके थे, रिद्धि समझ गई कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। वो जानती थी कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो खून खराबा निश्चित है। रुक जाओ। रिद्धि जल्दी से उठ खड़ी हुई और शिखर के सामने अपनी बाहें फैला दी। जब तक मैं यहां हूं तुम लोगों में कोई शिखर को हाथ भी नहीं लगाएगा। रिद्धि, रास्ते से हट जाओ। मुझे इसे सबक सिखाकर इसकी अकल ठिकाने लानी है। राजेश के सिर पर मानो खून सवार हो। वो गुस्से से आग बबूला हो रखा था और रिद्धि की एक सुनने को तैयार नहीं था। आज चाहे कुछ भी हो, वो शिखर को सबक सिखाना चाहता था। सिर्फ ऐसा करके ही उसके मन के अंदर का गुस्सा शांत होगा। अगर तुमने उसे माना तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। रिद्धि को इस तरह शिखर का बचाव करते देख राजेश का गुस्सा अब उसके बस से बाहर चला गया था। उसके गुस्से से अब उसका शरीर कांपने लगा था। एक पल के लिए माहौल मानो थम सा गया था। रिद्धि, ये राजेश और मेरे बीच है। मेरे पीछे खड़ी हो जाओ ताकि वे तुम्हें चोट ना पहुंचाए। शिखर जब तक चुप खड़ा सब देख रहा था, एकदम से बोल पड़ा। पर शिखर, इससे पहले रिद्धि बोल पाती, शिखर ने उसे आश्वासन दिया। चिंता मत करो, मैं इस छोटे से मामले को संभाल सकता हूं। शिखर ने रिद्धि को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने जबरदस्ती उसे अपने पीछे खींच लिया और राजेश की ओर देखने लगा। राजेश, तुम स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हो और तुम रिद्धि की क्लासमेट भी हो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। शिखर ने विनम्रता से राजेश को कहा। शिखर चाहता था कि जैसे तैसे लड़ाई टल जाए और सबसे जरूरी, वो रिद्धि के सामने नहीं लड़ना चाहता था। तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं फिर भी तुमसे लड़ना चाहता हूं। राजेश ने सिर उठाया। इस समय राजेश लड़ने के लिए किसी भेड़िए की तरह तैयार था। इन शब्दों के बाद राजेश पीछे घुमा और अपने साथ आए दोनों गुंडों को आदेश दिया। उस पर एक साथ हमला करो और उसे मेरे लिए एक अच्छा सा सबक सिखाओ। दोनों गुंडे धीरे धीरे शिखर के पास पहुंचे। जब उनके बीच दूरी आधा मीटर से भी कम थी तो दोनों ने एक ही समय में हमला कर दिया। ऐसा मत करो। दो गुंडों को इतना शिखर पर वार करते देख रिद्धि डर के मारे रोने लगी। जैसे ही उन दोनों गुंडों के मुक्के शिखर के चेहरे तक पहुंचने वाले थे, उन्होंने देखा कि शिखर तेजी से पीछे की ओर झुक गया और हमले से बच गया। उसी समय शिखर ने अपना दाहिना पैर उठाया और एक बदमाश को किक मारी, जिससे वो जमीन पर ढेर हो गया। इसके बाद शिखर ने अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हुए दूसरे बदमाश के मुंह पर मुक्का जड़ दिया, जिससे दूसरा बदमाश पीछे की ओर गिर गया और रोते हुए जमीन पर तड़पने लगा। कुछ ही पलों में शिखर ने राजेश के दोनों गुंडों को आसानी से हरा दिया। शिखर के दोनों गुंडों को ढेर करने के बाद अंत में रिद्धि ने राहत की सांस ली। रिद्धि के दिमाग में बस शिखर की ताकत का नजारा चल रहा था। रिद्धि न सिर्फ चौंक गई थी, बल्कि वो शिखर की तरफ और आकर्षित भी हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिखर अपने कमजोर शरीर के बावजूद इतना निपुण और ताकतवर होगा।
दो गुंडों को पूरी तरह से ढेर करने के लिए शिखर को बस 3 मूव्स इस्तेमाल करने पड़े थे। इस वक्त शिखर के लिए रिद्धि के मन में भावनाएं जाग उठी थी। शिखर से परफेक्ट लड़का उसने आज तक नहीं देखा था, जो अभी थोड़ी देर पहले इकोनॉमिक्स पर लेक्चर देकर सबकी वाहवाही लूट चुका था, और अब दो गुंडों को अकेले ही ढेर करने के बाद रिद्धि के दिल में शिखर के लिए एक खास जगह सी बन गई थी। दो गुंडों से निपटने के बाद शिखर ने राजेश की ओर रुख किया। तुम जिन लोगों को लाए वो तो बहुत कमजोर निकले। राजेश इतना डरा हुआ था कि उसका शरीर कांपने लगा। वो कुछ कदम पीछे हट गया। इस समय शिखर की ओर देखते ही उसकी आंखें भय और व्याकुलता से भर उठी। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने जो कमजोर सा लड़का खड़ा था वो इतना ताकतवर था कि वो उसके खास तौर से लाए हुए गुंडों का इतना बुरा हाल करेगा। अब तुम्हारी बारी है। शिखर ने राजेश पर अपनी उंगलियां टिका दी और उसकी तरफ देख के अपनी मुट्ठी को मसलने लगा। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। घबराया हुआ राजेश झट से टेबल के पीछे छिप गया। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाना चाहता हूं। शिखर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और धीरे से राजेश के पास पहुंचा। इस नाजुक वक्त को देखकर रिद्धि शिखर को रोकने के लिए आगे बढ़ी। शिखर, रहने दो। आखिर वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट है, और ऐसे डरे हुए इंसान को क्या ही मारना। ठीक है, रिद्धि की खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। शिखर ने अपने हाथ को आराम दिया और मुट्ठी खोल दी। उसका इरादा केवल राजेश को डराने का था। वास्तव में शिखर लड़ाई करना ही नहीं चाहता था। शिखर पीछे हट गया। राकेश शिखर को पीछे हटते देख राजेश जो टेबल के पीछे छुपा हुआ था बाहर आ गया। शिखर ने राजेश को सिर्फ एक चेतावनी देना सही समझा। यदि तुमने मेरे या रिद्धि की जिंदगी में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करने की कोशिश करी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ ठीक है। राजेश के उत्तर देने के बाद वो भयभीत होकर पलटा और रफ्तार से रेस्टोरेंट के बाहर भाग गया। राजेश को भागता देख राजेश के दो गुंडों ने अब रुकने की हिम्मत नहीं की, और वो दोनों जानते थे कि यहां रुके रहने से परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। अपने पहले की तरह शांत हो गया था। रिद्धि भागते हुए शिखर के पास आई और शिखर को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मैं ठीक हूं, शिखर ने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहा। रिद्धि ने चुपके से राहत की सांस ली और शिखर की मुस्कान के साथ प्रशंसा की। तुम बहुत कुशल हो शिखर। मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत सेफ महसूस कर रही हूं। हालांकि मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम तुम कॉलेज कब आए थे, लेकिन लगता है कि हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। रिद्धि की ये बात सुनकर शिखर भी मुस्कुराने लगा। सिर्फ दो गुंडों को सबक सिखाने से कोई कुशल या ताकतवर नहीं बन जाता। शिखर ने जिसके बाद रिद्धि को छेड़ते हुए मजाक में पूछा कि कहीं रिद्धि को उसके साथ प्यार तो नहीं हो गया था, जिस पर रिद्धि शर्मा जाती है और ऐसा कुछ भी नहीं है कहते हुए मुस्कुराने लगती है। इसी बीच रेस्टोरेंट का ओनर वहां पहुंच जाता है। क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए रेस्टोरेंट का मालिक ही रेस्टोरेंट का मैनेजर था। डाइनिंग हॉल में टूटी हुई मेज और कुर्सियों को देखकर मैनेजर ने अपना सर पकड़ लिया था। इस नुकसान से उबरने के लिए बहुत दिन लग सकते थे। पहले से ही बिजनेस अच्छे से नहीं चलने को लेकर परेशान मैनेजर समझ नहीं पाता है कि अब वो उसका नुकसान कैसे झेल पाएगा। मैनेजर टूटी हुई मेज कुर्सी के टुकड़ों को एक तरफ करने लगा। शिखर ने मैनेजर को इस कदर दुखी देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी जेब से 20,000 की एक नोटों की गड्डी निकाली और मैनेजर को सौंप दी। मैनेजर साहब, यह आपके रेस्टोरेंट में हुए नुकसान की भरपाई के लिए है। तुम बहुत नेक दिल हो बेटा। एक नौजवान को एक साथ इतने पैसे निकालते देख रेस्टोरेंट के मालिक की आंखें भर आई। वो इतना भावुक हो गया था कि उसके गालों पर आंसू लगभग लुढ़क ही चुके थे। राजेश के लाए दो बदमाशों की वजह से रेस्टोरेंट का इतना नुकसान हुआ था, पर राजेश समेत वो बदमाश तो भाग गए थे। आपकी डाइनिंग टेबल और कुर्सी के टूटने में कहीं न कहीं मेरी भी गलती है, इसलिए आपको मुआवजा देना मेरा फर्ज है मैनेजर साहब। इतना नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। मैनेजर ने पैसों की गड्डी को देखा और समझ गया कि शिखर ने
उसे टेबल और कुर्सी की कीमत से कई ज्यादा पैसे दिए हैं। बाकी पैसे आप यूं समझ लीजिए कि हमारी तरफ से जो आपको परेशानी पहुंची है, ये उसकी भरपाई है। रेस्टोरेंट के मालिक ने शिखर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। शिखर ने इसके बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर से कहा कि वो भी खाना जारी रखेंगे तो उनका ऑर्डर लगवा दें। रिद्धि बिना पलके झपकाए शिखर की ओर एकटक देख रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने केयरिंग भी होगे। मैनेजर के लिए व्यापार करना इस हालत में आसान नहीं है। अगर वो खाने की मेज और कुर्सियों का नुकसान उठाते रहेंगे तो उसे निश्चित रूप से उसका रेस्टोरेंट घाटे में चला जाएगा। रिद्धि को अब अपनी सोची हुई बात पर यकीन हो गया था। शिखर सच में परफेक्ट था। इस स्नेह और प्यार के लिए जो तुम दूसरों के लिए अपने मन में रखते हो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूं। रिद्धि ने अपने दिल के जज्बात और भावनाएं छुपाने की कोशिश नहीं की। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद शिखर ने रिद्धि से पूछा कि क्या वो उसके साथ वॉक पर चलना पसंद करेगी। रिद्धि ने मना नहीं किया, और करती भी क्यों, वो तो वैसे भी शिखर के साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताना चाहती थी। वो दोनों एक दूसरे से बात किए बिना कुछ देर तक मार्केट में टहलते रहे। हालांकि बिना कुछ कहे भी दोनों के दिलों में एक अजीब सा सुकून था। एक कपड़ों के शोरूम से गुजरते हुए शिखर के मन में अचानक से एक ख्याल आया और उसने मुड़कर रिद्धि से कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, शायद एक अच्छी सी ड्रेस। रिद्धि शिखर के इस अचानक से लिए फैसले पर चौंक गई थी। नहीं शिखर, इस तरह का कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि शिखर उस पर इतना पैसा बर्बाद करे। मैं चाहता हूं कि इस दिन की याद के तौर पर मैं तुम्हें कुछ दूं। चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेना चाहता हूं। शिखर बिना कुछ कहे ही स्टोर की ओर चल दिया। रिद्धि ने उसका पीछा करने से पहले शांति से सोचा। हालांकि शिखर ने मन बना लिया था और वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर शिखर अचानक उसे ड्रेस क्यों दिलवाना चाहता था? क्या ऐसा हो सकता है कि शिखर उसे लुभाना चाहता था? ये ख्याल रिद्धि को सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि आखिर शिखर साबित क्या करना चाहता था। दूसरी तरफ शिखर ने इस बारे में इतना सोचा भी नहीं था। शिखर हमेशा की तरह सिर्फ अपने मन की सुन रहा था। जैसे ही रिद्धि ने इस बारे में सोचा, वो महसूस कर रही थी कि उसका चेहरा लाल हो रहा है। यहां तक कि उसकी सांसें भी कुछ भारी हो रही थी। शिखर स्वाभाविक रूप से इस समय नहीं जानता था कि रिद्धि के मन में क्या चल रहा था। अभी के लिए शिखर का सारा ध्यान रिद्धि को ड्रेस दिलाने में व्यस्त था। जैसे ही वो दोनों कपड़े के शोरूम में गए, उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कुछ सेल्समैन उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। उनकी आंखें स्पष्ट रूप से अवमानना से भर चुकी थी, क्योंकि आज शिखर अपने पुराने कपड़े में कॉलेज गया था। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कॉलेज के लोगों को लगे कि वो अमीर बन के बदल गया है। शिखर ने उसके इस रवैये पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शिखर ने शोरूम में रखे कुछ कपड़ों और ड्रेसेस को देखा। वो एक शेल्फ के सामने रुक गया जिस पर एक लाल कलर की ड्रेस लटकी हुई थी। उसने मन ही मन रिद्धि को इस ड्रेस में इमेजिन किया। उसे पता था कि रिद्धि इस ड्रेस में बहुत कमाल की लगेगी। उसने ड्रेस की ओर इशारा किया और सेल्समैन से कहा, ये ड्रेस को हम ट्राई करके देखना चाहते हैं। अपना समय बर्बाद मत करो। अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आप इसे खरीद नहीं पाएंगे। लंबे कद के सेल्समैन ने शिखर से एक उखड़ी और स्वाभिमान से भरी आवाज में कहा। इस बेइज्जती का जवाब कैसे देगा शिखर? क्या शिखर सेल्समैन को उनके बर्ताव के लिए सबक सिखा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए